देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विद्यार्थियों को पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को प्रेरित भी किया है। आज से बोर्ड परीक्षाएं उत्तराखंड में शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से विद्यार्थियों को प्रेरणा दी है पुष्कर सिंह धामी ने। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि आप मन लगाकर परीक्षा दीजिए। और इसके तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं पुष्कर सिंह धामी ने। और कोरोना के बाद से ये ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आपको ये भी बता दें तो विद्यार्थियों में खासा उत्साह भी बना हुआ है परीक्षा को लेकर। अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही थी और परीक्षाएं भी चल रही थी। कोरोना के बाद ये ऑफलाइन परीक्षाएं हैं। विद्यार्थियों में खासा उत्साह भी है क्योंकि 2 साल बाद वो परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते आज पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। तो राज्य भर में 1333 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में शामिल होंगे। और उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज होंगी और राज्य भर में कुल 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्य भर में कुल 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा में लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल होंगे। और इसके साथ ही बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में आज से शुरू हो रही हैं। उत्साह बना हुआ है छात्रों में क्योंकि ये 2 साल बाद आज परीक्षा देने पहुंचेंगे विद्यार्थी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, सबसे पहले आज ये जानना चाहेंगे कि बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और सभी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में भी पहुंच रहे होंगे, तो किस तरह का उत्साह बना हुआ है विद्यार्थियों में? जी हाँ, बिल्कुल वंदना। जिस तरीके से अगर बात करें 10वीं और 12वीं की परीक्षा की, तो पिछले 2 सालों से जैसे कि कोविड काल रहा है, तो ऐसे में परीक्षाओं में काफी ज्यादा जिस तरीके से सावधानियां बरती जा रही थी। और अगर इस बार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है राहत जो है छात्रों में देखी जा रही है, क्योंकि इस बार जो है कोरोना का जो है खतरा इस बार इतना ज्यादा नहीं है जितना पिछले 2 सालों में रहा है। और आज से जो है राज्य भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है बोर्ड की वो शुरू हो रही है। और इसके लिए जो है जो सेंटर बनाए गए हैं वो 1333 जो है परीक्षा केंद्र यानी सेंटर बनाए गए हैं। और 2.5 लाख ऐसे छात्र रहेंगे छात्र छात्रा जो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। वहीं जो है 13 में से 10 जनपदों के जिला स्तर के जो अधिकारियों हैं उसमें भी जो है कमी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो अगर बात करें अधिकारियों की, तो उसमें जो है सही से तैनात नहीं हो पाई है। वहीं अगर बात करें 10वीं और 12वीं के छात्रों की, जैसे आज से परीक्षा शुरू हो रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि आप जो भी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं आज से जो है प्रारंभ हो रही है, तो बिना किसी तनाव के जो बच्चे हैं मन लगाकर अपनी परीक्षा दें और पूरी लगन और मेहनत के साथ हमेशा जो है सुखद परिणाम हासिल करें। ऐसी कामनाओं के साथ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर छात्र छात्राओं बिल्कुल हिना, पुष्कर सिंह धामी ने भी छात्रों को बधाई दी है क्योंकि 2 साल बाद ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। कोरोना काल के बाद से ये ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। और पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं।
और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से उपस्थित भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के साथ अपने भविष्य को और देश को आरोग्यता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले संस्था के इस प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आयुर्वेद का ये पहला कॉलेज प्रारंभ होकर के भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद के इस महत्व को कोरोना जैसी महामारी के दौरान आम जन ने स्वीकारा है। यद्यपि दुनिया के अंदर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आगे बढ़ने के साथ आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रगति करनी चाहिए थी वह अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन दुनिया ने जब भी उसके सामने कोई संकट आया, उसने भारत की इस चिकित्सा पद्धति को बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत पॉजिटिव रूप में उन्होंने उसे स्वीकारा है और उसका अंगीकार भी किया। लेकिन महामारी एक समय तक अपना प्रभाव दिखाती है, फिर धीरे धीरे करके वह समाप्त होती है, उसके उपचार के रास्ते भी निकलते हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने इस बात को एक बार फिर देखा कि आयुर्वेद के प्रति न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही रुझान देखने को मिला। इसके कुछ तो कारण रहे होंगे, और वैसे भी हमारी भारत की परंपरा तो इस बात को हमेशा से कहती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना जो बोध वाक्य भी तैयार किया है, वह भी इसी भाव के साथ प्रस्तुत किया है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, यानी स्वास्थ्य के सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
सबका उद्देश्य एक ही है, आरोग्यता प्रदान करना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति हो या समाज या राष्ट्र, वह तब तक समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर न हो। आयुर्वेद के प्रति हमारे मन में जो हीन भावना थी, उसने आयुर्वेद की प्रगति के मार्ग को एक प्रकार से बाधित सा कर दिया और उसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ा। वर्तमान और भावी पीढ़ी को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज ये स्थिति हम सबके सामने है। देश के अंदर जिन राज्यों ने या जिन क्षेत्रों में इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने थोड़ा भी प्रयास किया, वह लोगों के विश्वास का, व्यापक विश्वास का प्रतीक ही नहीं बना, बल्कि उस क्षेत्र में लोगों को न केवल आरोग्यता प्रदान करने में बल्कि रोजगार प्रदान करने में भी वहां पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसके कारण अगर भारत के अंदर जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो इसका श्रेय भी देश के कुछ राज्यों को जाता है, जिन्होंने ये मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर जब प्रारंभ हुआ तो एलोपैथ से नहीं, या आयुर्वेद से प्रारंभ हुआ। पंचकर्म और अन्य आयुर्वेदिक पद्धति से किए जाने वाले उपचार के माध्यम से ही इसको मेडिकल टूरिज्म का एक दर्जा देश के जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया था वहां पर प्राप्त हुआ। इससे न केवल आयुर्वेद की महत्ता को यह प्रदर्शित करता था, आयुर्वेद के प्रति हमारी सच्ची सेवा को प्रदर्शित करता था, बल्कि इसने व्यापक पैमाने पे उन क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो दीक्षा पाठ चर्चा में बीएमएस के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ चर्चा कर रहे थे और आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। अब बढ़ते हैं देहरादून की खबर की ओर। देहरादून से खबर आ रही है, आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और चुनाव के बाद पेट्रोल गैस के दामों में इजाफा होने के चलते कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में पैदल मार्च भी करेगी। इसके साथ ही ज्योति गैरोला की अगुवाई में धरना प्रदर्शन भी कांग्रेस करने वाली है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव के बाद पेट्रोल और गैस के दामों में इजाफा हुआ, जिसके चलते आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, महंगाई और जो बेरोजगारी है जैसे कई मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, जिसके खिलाफ आज प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें, चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आए हैं और नई सरकार का गठन हुआ है, उसके अगले दिन ही जिस तरह से जो है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार जिस तरीके से कांग्रेस जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती आई है महंगाई को लेकर, आज जो है फिर से एक बार भले ही चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन कांग्रेस जैसे कि विपक्ष की पार्टी है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता के मुद्दे उठाए, तो इसीलिए जो है आज
कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी है ज्योति गेरोला, तो उनके जो है अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जाएगा। घंटाघर से पैदल मार्च जो है निकालेगी कांग्रेस और गांधी पार्क तक आएगी और यहाँ पर गांधी पार्क में भी जो है प्रदर्शन करेगी। तो लगातार यहाँ पर जो है कांग्रेस ने भाजपा सरकार को महंगाई को लेकर घेरने का काम किया है। और अगर बात करें उत्तराखंड में महंगाई की, तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य तेल भी दाम बढ़ रहे हैं, वहीं अगर बात करें सब्जियां और दलहन तिलहन जो है तमाम तरीके के जो खाद्य पदार्थ है उनके तो दाम बढ़ ही रहे हैं और इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें प्रदेश की, तो कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर 100 के पार हो चुका है जो पेट्रोल के दाम है। पिथौरागढ़ जिला जैसे कि अगर बात करें कल की, तो कल जो है पिथौरागढ़ जिले में बताया जा रहा है कि 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। और ऐसे ही जो है लगातार तमाम चीजों में जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल हिना, तमाम चीजों में दाम बढ़ने के चलते आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आम हो गए हैं कांग्रेस के लिए, जो कि हर बार इसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर आपको लगातार देहरादून से बता रहे थे, आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी महंगाई के खिलाफ। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने राजनीतिक से संन्यास लूंगा। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरदा ने कहा है कि राजनीति से संन्यास लूंगा। सोशल मीडिया पर अफवाहों के वायरल होने से नाराज हुए हरदा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। गलत खबरों के प्रचार प्रसार करने वालों को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर जांच करवा रहे हैं हरदा। तो गलत खबरों के प्रचार प्रसार के चलते हरदा ने नाराजगी जताई है और इसी खबर को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुई हैं देहरादून से। हिना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी खबर कि हरदा संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल वंदना। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि जिस तरह से लगातार तीसरी बार इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार शायद से जो है संन्यास लेंगे और इसी तरह की जो है खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थी। और कई तरह की, ये सिर्फ उनके राजनीति से संन्यास लेने से जुड़ी नहीं है और इसके अलावा भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, तो तमाम कई तरह से जिस तरीके से हार कांग्रेस को मिली है प्रदेश में, तो लगातार कई सारे जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कांग्रेस को घेरने का काम हो रहा है। स्पेशली इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सभी के जो है निशाने पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसी से जो है उस पर ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जो है गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। फेसबुक अकाउंट पर कई सारे बातें की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक तरह से भाजपा सरकार पर तो हमला कर ही रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि कांग्रेसी छाप जो नेता है, यानी कहीं ना कहीं जो है उन्हीं के गुट के हैं, यानी जो उनकी पार्टी के हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी
कहा था, मैंने ही बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए कि जिसने ये बोला है, जैसे कि अकील अहमद मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने जैसे मांग रखी थी, लगातार वो कह रहे हैं कि हमने मांग रखी थी सिर्फ, और घोषणा पत्र में कोई कुछ ऐसा नहीं था। और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी उन्होंने भी कहा है कि ये सिर्फ मांग रखी गई होगी, और जिसने ये बयान दिया था वो कोई पदाधिकारी नहीं था, वो एक सामान्य जो है कार्यकर्ता था। और इसीलिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार जो है पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। एक वीडियो, एक जो पोस्ट है वो फेसबुक पर वायरल हुई कि हरदार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, जिसको लेकर हरीश रावत ने इस बात का खंडन किया है और उन्होंने इसको झूठा करार भी दिया है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चर्चा में आए हरक सिंह रावत। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा में आए हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने का मामला भी गर्मा गया है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरक सिंह रावत के गढ़वाल से चुनाव लड़ने की खबरें हैं और इसके साथ ही ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का मामला है और ये आपको खबर बता रहे हैं देहरादून से, और इन खबरों को हरक सिंह रावत ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी राजनीति की बजाय जनता के लिए काम करेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा है कि हाईकमान चाहेगा तो गढ़वाल क्या हरिद्वार से भी लड़ सकता हूं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, चर्चा में एक बार फिर से हरक सिंह रावत आए हैं और इसके साथ ही पूरी खबर के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से चुनाव जो मामला है वो गर्मा गया है हरक सिंह रावत को लेकर। जी हाँ वंदना, जिस तरीके से हरक सिंह रावत जिस तरीके से भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस में जब से वो ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उनको लेकर कई सारी, हालांकि वो जब बीजेपी में थे तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ उनको लेकर जो खबरें थी उनको लेकर काफी ज्यादा वह नाराज दिखे। और एक बार फिर से जो है इन दिनों काफी ज्यादा एक जो है खबर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जो है लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विधानसभा सीट से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो है लगातार यहाँ पर खबरें आ रही है कि लोकसभा चुनाव जो है हरक सिंह रावत लड़ेंगे। लेकिन जब उनसे इस बात का जिक्र किया गया, पूछा गया, तो उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते अगर हाईकमान चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनावी राजनीति है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि आम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति को छोड़कर वे आम जनता की सेवा एक जन सेवा रूप में करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वे चुनाव लड़े, जिस तरीके से जो है पौड़ी सीट से लोकसभा चुनाव जैसे कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो इसको लेकर लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनका खंडन आज हरक सिंह रावत ने किया। और उन्होंने कहा है कि हाईकमान अगर चाहेगा तो मैं किसी भी सीट से लड़ूंगा। बिल्कुल हिना, हरक सिंह रावत ने कहा है कि हाईकमान जो भी चाहेगा, जहां से भी चाहेगा वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो चर्चा में एक बार फिर से हरक सिंह रावत आए हैं। और देहरादून से खबर आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई है फॉरेस्ट गार्ड में, और अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई है। 3 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त की गई है और ज्वाइनिंग करने नहीं पहुंच पाए थे अभ्यर्थी, जिसके चलते ये ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई। वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड के खाली हुए कुल 152 पद और 1218 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली थी। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, 1135 पदों पर ही रिजल्ट निकाला गया और फॉरेस्ट गार्ड में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त हो गई, क्योंकि 3 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होनी थी और वो नहीं पहुंच पाए।
खबर हरिद्वार के क्षेत्र धनपुरा से है, जहां रात में काटे गए अवैध रूप से आम के फलदार पेड़ों को संबंधित विभाग के संज्ञान में आने पर भी 3 दिन के बाद भी विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे। संबंधित विभाग के क्षेत्राधिकारी को कई बार आम के फलदार पेड़ों की कटाई मामले के प्रकरण में अवगत भी कराया गया, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने फोन पर ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही। के न्यूज पर खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में है, तो साफ तौर पर मिलीभगत भी नजर आ रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।